गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, आज थर्ड ईयर की क्लास में आपको सोशल सॉलिडरिटी, सामाजिक एकता के बारे में अध्ययन कराऊंगी। हम पढ़ रहे थे दुर्खिम का श्रम विभाजन, जो कि दुर्खिम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने आगे सामाजिक एकता का और उन्होंने बताया है कि समाज में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा समान रूप से विचार करने एवं व्यवहार करने से ही सामाजिक एकता प्रकट होती है। व्यक्तियों एवं समाज में पाई जाने वाली समानता और असमानता दोनों ही समाज में एकता उत्पन्न करती है। सामाजिक एकता की अवधारणा समाजशास्त्रीय साहित्य में दुर्खिम का एक महत्वपूर्ण योगदान है और उनका मानना था कि सभी में सामाजिक एकता पाई जाती है और सामाजिक एकता में उन्होंने श्रम विभाजन के साथ जोड़ते हुए उल्लेख किया कि श्रम विभाजन में ही एकता का रहस्य छिपा है। सामाजिक एकता एक नैतिक घटना है, यह सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है, अर्थात सामाजिक एकता सभी समूहों में पाई जाती है। समाज के लोगों में जितना अधिक लगाव एवं निकटता होगी, उतनी ही एकता समाज के अंदर पाई जाती है। यदि समाज में समानता है तो अलग तरह की एकता पाई जाती है और समाज में असमानता है तो अलग तरह की एकता समाज के अंदर पाई जाती है। उनका कहना था कि सामाजिक एकता की स्थिति एवं स्वरूप में जनसंख्या आकार एवं श्रम विभाजन के स्वरूप के आधार पर परिवर्तन होते रहते हैं और इसी आधार पर समाज में दो प्रकार की एकता का जन्म होता है, यांत्रिक एकता, सावयवी एकता। तो उन्होंने समाज में पाई जाने वाली एकता को दो भागों में बांटा था, यांत्रिक एकता और सावयवी एकता। आज हम स्टडी करेंगे यांत्रिक एकता के बारे में, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। दुर्खिम ने कहा, इस प्रकार की एकता प्राचीन, सरल, छोटे, अविकसित, आदिम एवं पिछड़े समाजों में पाई जाती है। इनमें एकता का कारण सभी क्षेत्रों में एक रूपता का होना है। दुर्खिम ने एक रूपता आधारित एकता को यांत्रिक एकता बताया। उन्होंने कहा, यांत्रिक एकता आदिम समाजों में पाई जाती थी क्योंकि वहाँ सभी जगह समानता पाई जाती थी, सभी लोग एक साथ मिलकर एक जैसे कार्य करते थे। तो जब एक रूपता पर आधारित एकता होती है, उसको दुर्खिम यांत्रिक एकता का नाम दिया। वहां श्रम विभाजन या तो नहीं पाया जाता था या अल्प मात्रा में पाया जाता था। तो कहते हैं दुर्खिम, श्रम विभाजन के अभाव या अल्पता के कारण इन आदिम समाजों में पाई जाने वाली यांत्रिक एकता को उन्होंने कुछ विशेषता उल्लेख किया है। तो आगे हम स्टडी करेंगे यांत्रिक एकता की विशेषताएं। अब तक हम समझे हैं कि यांत्रिक एकता क्या है, जो आदिम समाजों में पाई जाती थी, जहां पर लगभग एक रूपता पाई जाती थी, जहां पर श्रम का विभाजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता था। तो इसकी पहली विशेषता है भेदभाव रहित समाज। यांत्रिक एकता की पहली विशेषता भेदभाव रहित समाज। दुर्खिम के द्वारा ये उल्लेख किया गया कि यांत्रिक एकता आदिम और ग्रामीण समाज में पाई जाती है। इस समाज में भेदभाव नहीं पाया जाता, गैर बराबरी नहीं पाई जाती, बल्कि जो भेदभाव या गैर बराबरी पाई जाती है वो लिंग एवं वास्तविकता पर, आनुवांशिकता पर आधारित होती है। इसकी दूसरी विशेषता है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। यांत्रिक समाज में व्यक्ति गौण हो जाता है, इसके स्थान पर समाज प्रमुख होता है। तो
यांत्रिक एकता की सेकंड विशेषता है व्यक्ति का द्वितीयक स्थान। इसमें व्यक्ति अपनी वैयक्तिक चेतना को द्वितीयक मानता है। थर्ड विशेषता है सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना यांत्रिक समाज की सुदृढ़ता, विश्वास और संवेग के कारण है। यदि कोई भी व्यक्ति जो समाज के विश्वास और संवेगों को आघात पहुंचाता है तो वह अपराधी माना जाता है। तो यांत्रिक एकता वाले समाजों में एक सामूहिक चेतना पाई जाती है। इसकी अगली विशेषता है आचार संहिता। दुर्खिम के अनुसार समाज की सुदृढ़ता आचारों पर निर्भर करती है और यांत्रिक एवं सावयवी दोनों प्रकार के समाज नैतिकता के धरातल पर खड़े होते हैं। इसलिए यांत्रिक समाजों में नैतिकता द्वारा ही अपनी सुदृढ़ता बनी रहती है। इसकी अगली विशेषता है मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान। यांत्रिक एकता वाले आदिम समाजों के व्यक्तियों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक घटनाओं के क्षेत्र में एक रूपता पाई जाती है। उनके विश्वास, धारणाएं, व्यवहार सब कुछ एक जैसे होते हैं। अतः दुर्खिम कहते हैं कि इन यांत्रिक एकता वाले समाजों के व्यक्तियों में भिन्नता केवल आनुवंशिकता के कारण पाई जाती है, अदरवाइज इनमें समरूपता पाई जाती है। इनमें व्यक्तिवाद का बिल्कुल अभाव पाया जाता है। अगली विशेषता है कानून, नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण। दुर्खिम का मानना है कि यांत्रिक एकता का आधार सामाजिक अंतर्विवेक और सामाजिक चेतना की एक रूपता होती है। यह शक्तिशाली, सर्वसम्मत और अव्यक्तिवादी होते हैं। इनमें सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य भी यही होता है कि वे सभी आपस में मिलजुल कर रहें। नेक्स्ट विशेषता है एकात्मकता और सामाजिक बंधन। इन समाजों में जनसंख्या के अल्प होने और श्रम विभाजन की भी अल्पता के कारण इनमें यांत्रिक एकता देखी जाती है। इन सभी में सजातीयता पाई जाती है और यह सुदृढ़ एकता में बंधे होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है राजनीतिक शासन प्रणाली। इन समाजों में सभी महत्वपूर्ण न्याय के कार्य और सामाजिक मामले सारा समाज मिलकर निपटाता है। इनमें शासन करना, नियम बनाना, संपूर्ण समूह अपने सदस्यों की सार्वजनिक सभा में मिलकर निर्णय करते हैं। इस प्रकार समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि उस पर सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है आर्थिक संगठन। इनकी आर्थिकी संभरणात्मक प्रकृति की होती है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आवास इनकी पूर्ति के लिए ही जीवन यापन करता है। संपत्ति सामूहिक होती है और विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। इसकी अगली विशेषता है धर्म एवं विचारधारा। दुर्खाइम ने कहा कि यांत्रिक एकता का मुख्य कारण धर्म और उनकी विचारधारा है। इन समाजों के लोग अवैयक्तिक टोटम शक्तियों में विश्वास करते हैं। ये सामूहिक होती हैं। टोटम व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्ववाद से स्वतंत्र होता है और इनमें स्थानीय एवं जनजातीय भक्तिवाद मिलता है। तो इस प्रकार दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता वाले समाजों में यांत्रिक एकता में 10 विशेषताएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है: भेदभाव रहित समाज, व्यक्ति का द्वितीयक स्थान, सामूहिक चेतना, आचार संहिता, मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान, कानून,
नैतिकता और सामाजिक नियंत्रण, एकात्मकता और सामाजिक बंधन, राजनीतिक शासन प्रणाली, आर्थिक संगठन, धर्म एवं विचारधारा। तो यांत्रिक एकता वाले आदिम समाज थे जहाँ पर समरूपता पाई जाती थी, व्यक्ति के स्थान पे समाज का महत्व ज़्यादा था। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक एकता और दमनकारी कानून में परस्पर संबंध है। आदिम समाजों में दमनकारी कानून का प्रभुत्व होता है और उनमें यांत्रिक एकता पाई जाती है। इसी संदर्भ में अपराध एवं दंड की निम्न व्याख्या उन्होंने की कि अपराध क्या है और दंड क्या है। तो अपराध, दुर्खिम के अनुसार अपराध का तात्पर्य है कि अपराध सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध आचरण है तथा सभी समाजों में अपराध के लिए दंड दिया जाता है। अपराध को उन्होंने सामूहिक चेतना का उल्लंघन माना है और इस प्रकार की एकता वाले समाजों में अपराध का निर्धारण दमनकारी कानून व्यवस्था के रूप में किया जाता है और इन कानूनों के पीछे भी यही मान्यता होती है कि अपराध एक सामूहिक चेतना का उल्लंघन है। वे ये भी कहते हैं कि वह एक क्रिया अपराध है जब वह सामान्य अंतर्विवेक की शक्तिशाली और निश्चित अवस्थाओं पर आघात करती है। तो इसके लिए उन्होंने दंड की व्यवस्था, दंड की अवधारणा का भी उल्लेख किया और कहा कि जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है तो उसे समाज दंड देता है। दंड का उद्देश्य समाज के मूल्यों को पुनः स्थापित करना तथा अपराधी को कुचलना है। दंड सामूहिक अंतर्विवेक को पुष्ट करता है। दंड के द्वारा सामूहिक चेतना और सामाजिक व्यवस्था पुनः स्थापित होती है। तो दुर्खिम कहते हैं कि आदिम समाजों में सब कुछ समूह द्वारा ही निर्धारित होता था और अपराध और दंड की अवधारणा में भी समाज और समूह महत्वपूर्ण था। उनका कहना है कि अपराध की उपयोगिता यह है कि इसके विरुद्ध समूह के लोग संगठित होकर इसका विरोध करते हैं। इससे लोगों में मानसिक एकता शक्तिशाली हो जाती है और व्यक्ति दंड के द्वारा सामूहिक चेतना और सामाजिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करता है। इस प्रकार हमने समझा कि दुर्खिम ने एकता, सामाजिक एकता की अवधारणा का उल्लेख किया और दो प्रकार की एकताओं को समझाया है, सावयवी एकता एवं यांत्रिक एकता। तो आज हमने यांत्रिक एकता के बारे में पढ़ा। यांत्रिक एकता सरल और आदिम समाजों में पाई जाती है जहाँ समरूपता पाई जाती है और यांत्रिक एकता वाले समाजों में दमनकारी कानून का प्रभुत्व होता है। अपराध और दंड में समाज और समूह को महत्व दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को सोशियोलॉजी का ये पेपर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप सब बहुत इंटरेस्ट से इसको पढ़ रहे होंगे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।